नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी प्यारी कहानी है। कहानी का नाम है बेटियां। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेटियां। यार तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें बेटी है, शारदा बोली। बेटियां माता पिता का दुख दर्द दिल से महसूस करती हैं। नहीं यार, पूछो मत। आजकल की बेटियों के हाल तो अजीब है। वे हमारे समय की बेटियां होती थी जो माता पिता का दुख दर्द शिद्दत से महसूस करती थी। आजकल की बेटियां तो माता पिता के लिए सिर दर्द बनकर रह गई हैं। वे बेटों से होड़ लेती हैं। तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए कह रही हो। एक बेटी की माँ मोहिनी शारदा की बात काटती हुई बोली। इस हेमा का अच्छा है, बहू ले आई है। बेटी तो हर बात पर मुंह तोड़ जवाब देती है, पर बहू तो दिल ही दिल में भले ही बड़बड़ाए, पर सामने फिर भी लिहाज कर ही लेती है, कहना सुनी लेती है। आजकल की बहुओं से लिहाज की उम्मीद करना, तौबा तौबा। मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, पर हाव भाव और आंखों से ही सब कुछ जता देंगी। हेमा मोहिनी का प्रतिवाद करती हुई बोली। जिन बेटियों का तू अभी अभी गुणगान कर रही थी, आखिर वही तो बहुएं बनती हैं। कोई ऊपर से थोड़ी ही ना उतर के आती हैं। वो क्या आसमान से टपकती हैं? ऐसा नाको चने चबवाती है आजकल की बहुएं, बस अंदर ही अंदर दिल महसूस कर रह जाना पड़ता है। बेटे पर भी हक नहीं रह जाता बेटे की शादी के बाद, नहीं तो बहू उसे माँ का लाडला कहने से नहीं चूकेगी। हेमा ने दिल की भड़ास निकाली। शारदा दोनों की बातें मुस्कुराती हुई सुन रही थी। एक लंबी सांस छोड़ती हुई बोली, अब मैं क्या जानूं कि बेटियां कैसी होती है और बहू कैसी होती है। न तो मेरी बेटी है, न बहू। पता नहीं मेरा नखरेबाज बेटा कब शादी के लिए हाँ बोलेगा, कब तो मैं लड़की ढूंढने जाऊंगी, कब तो शादी होगी और कब मेरे घर में बहू आएगी। अभी तो कोई सूरत नजर नहीं आती मेरी सास बनने की। जब तक नहीं आती ना, तब तक मार ले मस्ती। मोहिनी और हेमा हंसते हुए बोली, गोल्डन टाइम चल रहा है तेरा। सुना नहीं, पुरानी कहावत है, पहन ले जब तक बेटी नहीं, खा ले जब तक बहू नहीं आई। इसलिए हमारा खाना पहनना तो छूट गया है भाई, पर तेरा अभी समय है बेटा। डांस पर चांस मार ले, मस्ती कर ले, पति के साथ घूम फिरा, पिक्चर देख ले, कैंडल लाइट डिनर कर। कम से कम बाद में नाती पोते खिलाने पड़ेंगे और बच्चों को कहना पड़ेगा, जाओ तुम लोग घूम फिर आओ, हम तो बहुत घूमे अपने जमाने में। तब दिल तो न दुखेगा कि झूठ मूठ कहना पड़ रहा है। कहकर तीनों सहेलियां कम पड़ोसी ने खिलखिलाकर हंस पड़ी और शारदा के घर से उन सब की सभा बर्खास्त हो गई। शारदा, हेमा और मोहिनी तीनों पड़ोसी ने और अभिन्न सहेलियां भी थी। उम्र थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर भी तीनों का आपसी तारतम्य बहुत अच्छा था। हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आती। होली पर गुजिया बनाने से लेकर दिवाली की खरीदारी तीनों साथ साथ करती। तीनों एक दूसरे की राजदार भी थी और लगभग 16 साल पहले जब उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, थोड़ा आगे पीछे तीनों के घर इस कॉलोनी में बने थे। तीनों ही अच्छी शिक्षित महिलाएं थी और इस समय अपने 50s के दौर से गुजर रही थी। जिनके पास जो था उससे असंतुष्ट और जो नहीं था उसके लिए मन भावन कल्पनाओं का पिटारा उनके दिमाग में अक्सर खुला रहता। लेकिन जो है उससे संतुष्ट रहने की तीनों ही नहीं सोचती, न ही सोच पाती कि उन्हें कुदरत ने दिया है उसे किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए। मोहिनी की एक बेटी थी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। हेमा ने 2 साल पहले बेटे का विवाह किया था और शारदा का बेटा इंजीनियर बन के अच्छी प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। एक वह बड़ा ही नखरेबाज युवा था जो विवाह के नाम पर नाक भौं सिकोड़ता था और ऐसा कतराता, ऐसे दिखाता जैसे विवाह करना और बच्चे पैदा करना सबसे निकृष्ट कार्य और प्राचीन विचारधारा है। और उसके जीवन के सबसे आखिरी पायदान पर उसने इस काम को रख छोड़ा था। एक तरह से जब सब कुछ निपट जाएगा तब वह कर लेगा। मोहिनी को अपनी युवा बेटी से ढेरों शिकायतें थी। घर के कामकाज को तो हाथ भी नहीं लगाती है लड़की, कुछ बोलो तो काट खाने को दौड़ती है। कल को शादी ब्याह होगा तो क्या सास बनाकर खिलाएगी खाना इसे?
वह जब टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट डालकर कॉलेज या कोचिंग के लिए निकलती तो मोहिनी का दिल करता कि जीन्स के ऊपर भी उसके गले में दुपट्टा लपेट दे, पर मन महसूस कर रह जाती। घर में जब बेटी शॉर्ट्स पहनकर पापा के सामने मजे से सोफे पर अध लेटी हो टीवी के चैनल बदलने लगती तो मोहिनी का दिमाग गुस्से से भन्ना जाता। आग लगा दे इस लड़की के कपड़ों की अलमारी को। और उसके दोस्त लड़के जब घर आते तो वह एक एक का चेहरा बड़े ध्यान से पढ़ती, न जाने इसमें से कल कौन उसका दामाद बनने का दावा ठोक बैठे। रोज रोज घर को सिर पर उठा माँ से झगड़ा करने वाली बेटी ने जब एक दिन प्यार से माँ के गले में बाहें डाली तो किसी अनहोनी की आशंका से मोहिनी का हृदय कांप उठा। जरूर कोई कठिन मांग पूरी करने का वक्त आ गया है। मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स कल लंच पर आना चाह रहे हैं। मैंने बताया कि आप चाइनीज खाना कितना अच्छा बनाती हैं, तो सब पीछे ही पड़ गए। बुला लो ना सबको, वह मासूमियत से बोली। बेटी की भोली भाली शक्ल देखकर मोहिनी का सारा लाड़ दुलार छलक आया। हाँ हाँ, बुला ले अपनी सहेलियों को, बना दूंगी मैं। कितनी है? कुल मिलाकर 7 दोस्त आएंगे मम्मी। वे सारा दिन यहीं बिताने वाले हैं। बेटी आने वालों के लिए गोलमाल जेंडर शब्द का इस्तेमाल करती हुई बोली थी। ठीक है। दूसरे दिन मोहिनी सुबह से ही बेटी की फरमाइशें पूरी करने में लग गई। घर भी ठीक से व्यवस्थित किया। बेटी ने बाकी घर पर ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ अपना कमरा ठीक किया। ठीक 11 बजे डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो मोहिनी गिरते गिरते ही बची। आने वालों में 4 लड़के थे और 3 लड़कियां, जिन लड़कों को वह थोड़ी देर भी नहीं पचा पाती थी। उन्हें उस दिन उसने पूरा दिन झेला, और वो भी बेटी के कमरे में। 7 8 बच्चों ने वहीं खाया पिया, वहीं हंगामा किया खूब, और खा पीकर बर्तन बाहर खिसका दिए। मोहिनी थक कर पस्त हो गई। बेटी फोन पर जब खिलखिलाकर चमकती आंखों से लंबी लंबी बातें करती तो मोहिनी का दिल करता उसके हाथ से फोन छीनकर जमीन पर दे मारे। फोन से तो उसे सख्त नफरत हो गई थी आजकल। मोबाइल फोन के आविष्कारक को तो वह सपने में न जाने कितनी बार गोली मार चुकी थी। सारे झगड़े की जड़ है ये मोबाइल फोन। बेटी कभी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाती तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। हाँ, इन मस्तियों के साथ एक बात जो उन सभी युवाओं में वह स्पष्ट रूप से देखती थी, वो थी अपने भविष्य के प्रति सजगता। लड़के तो थे ही, पर लड़कियां उनसे अधिक थी, अपना कैरियर बनाने के लिए उन्मुख। उन लड़कियों के सामने उनकी मंजिल स्पष्ट थी, और वे उसके लिए प्रयासरत भी थी। घर गृहस्थी के काम, विवाह आदि इसके बारे में तो वे बात भी नहीं करती, ना उन्हें इन बातों में कोई दिलचस्पी थी। मोहिनी जब इन युवा लड़कियों की तुलना अपने समय की लड़कियों से करती तो पशुपेश में पड़ जाती। उसका जमाना भी तो कोई बहुत अधिक पुराना नहीं था, पर कितना बदल गया है सब कुछ। लड़कियों की जिंदगी का उद्देश्य ही बदल गया। कभी लगता कि उसका खुद का जमाना ही ठीक था, कभी लगता कि इनका जमाना अधिक सही है। लड़के लड़कियों की सहज दोस्ती के कारण इस उम्र में आए स्वाभाविक संवेग आवेग इसी उम्र में खत्म भी हो जाते हैं, और बच्चे उनकी पीढ़ी की अपेक्षा अधिक प्रैक्टिकल हो जाते हैं। पर फिर दिमाग धारा दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और वह शारदा और हेमा के सामने अपनी बेटी को लेकर अपना रोना रोती और उसके भविष्य को लेकर अपनी निराधार काल्पनिक आशंकाएं जताती रहती। उधर हेमा की बहू भी तो कोई पुरानी फिल्मों की नायिका न थी। आखिर मोहिनी की बेटी जैसी ही एक लड़की हेमा की बहू बनकर घर में आई थी। अभी 2 ही साल हुआ था विवाह हुए, इसलिए गृहस्थी के कार्य में वो बिल्कुल भी अनजान थी। हाँ, बेटा और बहू दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे बहुत रहते थे। सुबह देर से उठते, बेटा भागदौड़ करता हुआ तैयार होता, माँ का बनाया हुआ नाश्ता खाता और ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देता। थोड़ी देर के बाद बहू भी चेहरे पर बड़ी मीठी मुस्कान लिए तैयार होकर बाहर आती, और हेमा उसे भी नाश्ते की प्लेट पकड़ा देती। चेहरे पर दूर दूर तक कोई अपराध बोध न होता, कोई खिसियानापन न होता कि उसे थोड़ा जल्दी उठकर काम में सास का हाथ बटाना चाहिए था। इतना तो उसके दिमाग में आता ही नहीं। हेमा सोचती, चलो सुबह न सही, अब लंच और डिनर में बहू कुछ मदद कर देगी। पर नाश्ते के बाद वह आराम से लैपटॉप सामने खींचती और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नेट पर अपने लिए नौकरी ढूंढने में व्यस्त हो जाती। वह अपनी लगाई लगाई नौकरी छोड़कर जो आई थी, इसलिए अब यहाँ पर नौकरी ढूंढ रही थी। पायल छनकाती बहू का ख्वाब देखने वाली हेमा का वह सपना तो ढेर हो ही चुका था। बहू के वेस्टर्न कपड़े पचाने बहुत भारी पड़ते थे उसे।
बेटा शाम को ऑफिस से आता तो हेमा सोचती कि बहू उनके लिए ना सही तो अपने पति के लिए ही चाय बनाए, पर बेटा जो कमरे में घुसता तो गायब ही हो जाता। फिर कभी दोनों तैयार होकर बाहर आते, कहते मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, खाना खा कर आएंगे। उसके उत्तर की इंतजार भी किए बिना वे निकल जाते और हेमा इतनी देर से मेहनत कर बनाए खाने को घूरती रह जाती। पहले नहीं बता सकते थे? बेटे के विवाह के बाद उसका काम बहुत बढ़ गया था। आई तो एक बहू ही थी, पर उसके साथ एक नया रिश्ता आया था। रिश्तेदार आए थे जिनको सहेजने में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती थी। बेटे बहू के अनियमित और अचानक बने प्रोग्रामों की वजह से उसकी खुद की दिनचर्या अनियमित हो रही थी। अच्छी माँ और सास बनने के चक्कर में वह पिसती जा रही थी। बच्चों को हमेशा बेसिर पैर की दिनचर्या देखकर उसने बच्चों को घर की एक चाबी ही पकड़ा दी कि वे जब भी कहीं जाए तो चाबी साथ लेकर जाए, क्योंकि उनकी वजह से वे दोनों कहीं नहीं जा पाते थे। रसोई में मदद के लिए एक काम वाली का इंतजाम कर लिया गया। तब जाकर थोड़ी समस्या सुलझी। फिर बहू को भी नौकरी मिल गई। वह भी बेटे के साथ घर से निकल जाती और उससे थोड़ी देर पहले ही घर आ पाती और सीधे आकर अपने कमरे में घुसकर आराम करती। हेमा सोचती कि मजे हैं आजकल की लड़कियों के, शादी से पहले भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीती है और बाद में भी। एक उसकी पीढ़ी थी, पहले माँ बाप का डर, बाद में सास ससुर और पति का डर, और अब बेटे बहू का डर। आखिर अपनी जिंदगी कब जी हमारी पीढ़ी ने? हेमा की सोच भी मोहिनी की तरह नई पुरानी पीढ़ियों के बीच झूलती रहती। कभी अपनी पीढ़ी सही लगती, कभी आज की। उनकी खुद की पीढ़ी ने तो विवाह से पहले माता पिता की भी मौका पड़ने पर जरूरतें पूरी की। संस्कारी बहू रही तो ससुराल में सास ससुर के अलावा बाकी परिवार की भी साज संभाल की, और अब बहू और बेटों के लिए भी कर ही रहे हैं। कल इनके बच्चे भी पालने पड़ेंगे। शिक्षित हेमा सोचती कि आखिर महिला सशक्तिकरण का युग इसी पीढ़ी के हिस्से आया है। उनकी पीढ़ी कब इस सशक्तिकरण का हिस्सा बनेगी, जिन पर पति के नाम के जीव ने भी पूरा शासन किया, रुपए भी गिन गिन कर ही दिए, जबकि खुद अच्छा खासा कमा लाने लायक शिक्षा अर्जित की ही थी। कैसा महिला सशक्तिकरण, वह आश्चर्य से कहती और मोहिनी और शारदा के आगे बड़बड़ाकर अपनी भड़ास निकालती। उसकी यह विचारधारा उन दोनों शिक्षित महिलाओं को भी प्रभावित करती, पर बाहरी तौर पर, क्योंकि वे सीधी तौर पर तीसरी पीढ़ी से अभी प्रभावित नहीं हो रही थी। पर शारदा उन दोनों के अनुभव सुन सुनकर बहू के बारे में तरह तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो बैठी थी। पहले तो बेटा ही इतना नखरेबाज, ऊपर से बहू न जाने कैसे हो। बहू की मन भावन काल्पनिक तस्वीर उसने अपने मस्तिष्क के कैनवास से पूरी तरह मिटा दी थी। हेमा ठीक कहती है कि आजकल की ऐसी बिगड़ैल बेटियां ही तो बहुएं बन रही हैं। आखिर ऊपर से थोड़े ही ना उतरेंगी कोई। उसका सालों का मासूम सा सपना भी दिल ही दिल में दम तोड़ चुका था, जब वह सोचा करती थी कि काश उसकी भी बेटी होती। बेटी तो हुई नहीं, पर बड़े होते बेटे को देखकर वह नन्हा सा ख्वाब पालने लगी थी मन में कि उसकी एक प्यारी सी बहू आएगी और उसका सालों का बेटी का सपना पूरा हो जाएगा। पर हेमा की बातों से उसने यह उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब वह मन ही मन हर आने वाले संकट के लिए तैयार हो गई थी। वह उम्र में उन दोनों से थोड़ी छोटी थी। पति की अच्छी आय के चलते उसका घर भी उन दोनों से बड़ा था। उसने सोच लिया था कि बहू के साथ ज्यादा मुश्किल हुई तो बेटे बहू को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर देगी। हेमा सही कहती है कि हमारे लिए महिला सशक्तिकरण के माने कब बदलेंगे। बेटे ने 32वें साल में कदम रख दिया था। अब वह भी चाह रही थी कि बेटे का विवाह करके वो भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। शारदा के पति विकास भी सोचते थे कि उनके रिटायरमेंट से पहले बेटे का विवाह निबट जाए तो अच्छा है, पर जैसे ही बेटे से विवाह की बात छेड़ते, बेटा बहाने बनाकर उठ खड़ा होता। जब भी किसी रिश्ते के बारे में वह बात करती, बेटा हवा में उड़ा देता। जब भी किसी लड़की की तस्वीर दिखाती तो परे खिसका देता। ये देखते देखते एक दिन वह उखड़ गई। ऐसा कब तक चलेगा रे अनिक? कब तक शादी नहीं करेगा तू? अभी जल्दी क्या है मम्मी? आप तो बस शादी के पीछे ही पड़ जाती हो, वह उठते हुए बोला था। मैं तुझे आज उठने नहीं दूंगी। 31 साल का हो गया है तू, अभी शादी की उम्र नहीं हुई तो कब होगी? ओ मम्मी, ये आपकी ढूंढी लड़कियां, आखिर मुझे क्या पता कि ये कैसी है। एक दो मुलाकातों में किसी के बारे में कुछ पता थोड़े ही ना चलता है। तो फिर कैसे देखेगा तू लड़की?
मैं जब तक लड़की को 2-4 साल परख न लूं, हाँ नहीं बोल सकता। क्या मतलब? शारदा आश्चर्यचकित होकर बोली। मतलब साफ है, मैं अरेंज्ड मैरिज नहीं करूंगा। तो क्या तूने कोई लड़की पसंद की हुई है? अनिक बिना जवाब दिए ही अपने कमरे में चला गया। शारदा उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। बोलना अनिक, तूने कोई लड़की पसंद करके रखी है क्या? हाँ। तो फिर बताता क्यों नहीं? इतने दिनों से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, पर बता इसलिए नहीं रहा था कि मेरी पसंद को आप लोग पसंद कर पाओगे या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तेरी पसंद अच्छी होगी तो क्यों नहीं पसंद करेंगे? पर तू विस्तार से बताएगा उस लड़की के बारे में। क्या सुनना है आपको? लड़की सुंदर है, शिक्षित है, मेरी तरह इंजीनियर है, ठीक ठाक परिवार है। पर 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 अगर आपके शब्दों में कहूँ तो छोटी जाति की है। उसी जाति की जिन जातियों के आरक्षण का मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, और जिन जातियों पर देश की राजनीति हमेशा गर्म रहती है। और पापा का ठाकुरवाद तो घर के नौकर चाकरों तक पर हावी रहता है। वे तो चाहते हैं कि घर में नौकर भी हो तो ठाकुर हो। ऐसी स्थिति में मैं कहीं दूसरी जगह शादी कर नहीं सकता, इसलिए आप मेरी शादी की बात तो भूल ही जाओ। बेटे की बात सुनकर शारदा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी स्थिति देखकर अनेक प्रयास सा करता हुआ बोला, इसीलिए कहता हूँ कि मुझे ही बेटा और बहू दोनों समझ लो और मस्त रहो। कहकर वह अपने कमरे से बाहर चला गया। शारदा जड़वत खड़ी रह गई। मोहिनी और हेमा के बच्चों ने तो उनका सुख चैन ही छीना था, पर उसके बेटे ने तो उन्हें जीते जी मार दिया। घर से भी साधारण और जाति से भी छोटी, जिस लड़की के आने से पहले ही दिल में फांस चुभ गई हो। दिलों में दीवार खड़ी होने की पूरी संभावना पैदा हो जाती है। उसके घर में आने पर क्या होगा, सोचा ही जा सकता है। बेटा तो फिर से अपनी दिनचर्या में मस्त व्यस्त हो गया, पर उसे ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा गया। उसे पता था कि बेटे के हाथ पीले करने हैं तो बात तो उसी की माननी पड़ेगी, पर पति से बात करने की कूटनीति उसे तैयार करनी होगी। बहुत मुश्किल था विकास यानी कि उसके पति के ठाकुरवाद से लड़ना। कई बार तो उसकी खुद की भी बहस हो जाती थी इस बात पर विकास से, पर उसे नहीं पता था कि बेटा उसे इस नैतिक दुविधा में डाल देगा। खैर, डरते घबराते जब उसने विकास को बताया तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। युद्ध का आगाज हो जाने के कारण वह बिना जतन के बेटे के पाले में फेंक दी गई, और विकास अपने पाले में अकेले रह गए। नित्य तोप से गोले दागे जाते। दोनों पक्ष व्यंग बाणों से एक दूसरे को घायल करने में कोई कोताही न बरतते। कई तरह के तर्क वितर्क होते, पर महिला सशक्तिकरण का बोध कुछ कुछ शारदा के दिमाग को वशीभूत कर चुका था, इसलिए वह डटी रही। आखिर विकास को अपने तीर तरकश जमीन पर रखने ही पड़े। असहाय शत्रु की तरह वे शरण में आ गए, इस शर्त पर कि विवाह के बाद बेटे बहू ऊपर के पोर्शन में रहेंगे। इस बात को अनिक और शारदा दोनों ही मान गए, और दोनों पक्षों की सफल वार्ता के बाद विवाह विधि विधान से संपन्न भी हो गया। अनिक ने अपने कपड़ों की अटैची उठाई और दान में मिले पलंग और बर्तनों के साथ एक गैस का चूल्हा और खरीद लिया, और ऊपर के पोर्शन में अपनी गृहस्थी बसा ली। शारदा तो बहू को लेकर पहले ही कई तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। ऊपर से छोटी जाति की लड़की, हालांकि बहुत कुछ वह जातिवाद नहीं मानती थी, पर फिर भी इस स्तर की जाति तक जाना, रूढ़िवादिता से ग्रसित उसका मन भी बहुत खुलकर बहू को अपना नहीं पा रहा था। इसलिए उसने भी पति विकास को मनाने की कोशिश नहीं की। बहू बेटे विवाह के अगले दिन 15 दिन के हनीमून ट्रिप पर निकल गए। उसने भी विवाह के बाद के कार्य, रिश्तेदारों में मिठाई कपड़े वगैरह का लेन देन निपटा लिया। उसके निकट के रिश्तेदारों का इस विवाह में जो मूड उखड़ा था, उखड़ा ही रहा। वे भी क्या कर सकते थे, बेटे की मर्जी थी कहकर उन्होंने हाथ झाड़ दिए थे। बच्चों के वापस आने का दिन पास आ रहा था। इसी बीच विकास ऑफिस की तरफ से एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए मुंबई चले गए। उसके अगले दिन बेटे बहू हनीमून से वापस आ गए। सुबह शारदा की नींद देर से खुली। उठकर वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। मुंह हाथ धोकर तौलिए से पोंछती हुई बाहर आ ही रही थी कि सुबह सुबह कोयल सी कूक कानों में मधुर संगीत घोल गई। माँ, चाय लाई हूँ आपके लिए। मुखड़े पर मीठी मुस्कान की चाशनी घोले बहू परी ट्रे लिए खड़ी थी। सुबह सुबह की धूप से उज्जवल मुखड़े पर स्निग्ध चांदनी छिटकी हुई थी। तुम क्यों लाई चाय, मैं खुद ही बना लेती। शारदा को एकाएक समझ में नहीं आया कि क्या बोले। वो अनिक ने कहा कि पापा नहीं है तो आप पी लेंगी।
नहीं पीना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं वापस ले जाती हूँ। मुखड़े की चांदनी जैसे मलिन हो गई। शारदा का हृदय द्रवित हो गया। नहीं नहीं, रख दो, पी लूंगी मैं। खुश होकर परी ने साइड टेबल पर ट्रे रख दिया। मुखड़ा फिर से एकदम लक दक करने लगा। शारदा का दिल किया खींचकर छाती से लगा लूं, पर नहीं, उंगली पकड़कर उसकी गृहस्थी में उसका अनधिकार प्रवेश विकास कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहू 2 मिनट खड़ी रही, फिर चली गई। शारदा सुबह उठती और चाय की ट्रे लेकर परी खड़ी हो जाती। न मोहिनी की बेटी सुबह उठती है, न हेमा की बहू। परी भी तो इंजीनियर है, पर यह कैसे उठ जाती है सुबह। अगले दिन रविवार था। लंच के समय परी कढ़ी का कटोरा लिए हाजिर हो गई। माँ, माँ, मैंने कढ़ी बनाई है आज, खाकर देखिए ना कि कैसी बनी है। कढ़ी खाते हुए शारदा सोच रही थी कि इतनी स्वादिष्ट कढ़ी इंजीनियरिंग करते करते यह लड़की कब गृहस्थी के काम सीखी। रात को भी परी कमल ककड़ी के कोफ्ते रख गई। उसकी सुघड़ता देखकर शारदा के दिल में सुनी सुनाई आजकल की बिगड़ैल बहू बेटियों की छवि खत्म हो रही थी। लड़की परी जैसी भी होती है, पर उसे ज्यादा भाव वह देना चाह नहीं रही थी, क्योंकि विकास का ठाकुरवाद उसके समूचे प्यार और सपनों पर हावी हो रहा था। दूसरे दिन कामवाली ने छुट्टी कर दी, ये कहकर कि उसे अपने भाई के घर जाना है, शाम तक आ जाएगी। ऊपर भी वही काम करती थी। सुबह तो परी चाय रख गई। अभी शारदा चाय पी ही रही थी कि उसे किचन में बर्तनों की खटर पटर की आवाज सुनाई दी। किचन में गई तो देखा परी जल्दी जल्दी रात के बर्तन धो रही है। ये क्या कर रही हो परी? माँ, आज काम वाली दीदी ने छुट्टी की है ना, इसीलिए बर्तन धो रही हूँ। ऊपर के तो मैंने उठते ही धो लिए थे, सफाई के बिना तो एक दिन चल जाता है। शारदा आश्चर्य और ममता से परी को निहारने लगी। तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? नहीं, अभी तो टाइम है, बस तैयार हो जाऊंगी। यूं करते हुए उसने चुटकी बजाई। बर्तन रखकर वह उसकी तरफ पलटती हुई बोली थी, मोहिनी और हेमा को तो कितनी शिकायतें हैं अपनी बेटी और बहू से, पर परी कितनी अलग है यह। उसकी खुद की बेटी होती तो क्या ऐसी होती या उनके जैसी होती। दिल फिर किया कि बहू को सीने से लगा लूं, मन भरकर दुलार कर लूं, पर विकास की बड़ी बड़ी गुस्से आंखें याद आने लगी। नहीं नहीं, शादी करा दी किसी तरह, बस दोनों खुश रह ले आपस में, अब नहीं उलझना उसे। हाथ पोंछकर परी चली गई। एक हफ्ता गुजर गया। आज रात की ट्रेन से विकास आने वाले थे। सुबह चाय पीकर शारदा गेट का ताला खोलने के लिए बाहर जा रही थी कि बरामदे की सीढ़ी से पैर लड़खड़ा गया। एक चीख मारकर वह वहीं बैठ गई। उसकी जोर की चीख सुनकर अनिक और परी भागते दौड़ते नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गए। वह अपना पैर पकड़कर कराह रही थी। क्या हुआ माँ? परी ने पूछा। अचानक से पैर लड़खड़ा गया सीढ़ी पर। दाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह माँ, कहीं फ्रैक्चर न हो गया हो। अनिक माँ को उठाकर अंदर ले आया। परी उसके पैरों के पास बैठकर हल्के हाथों से मलहम लगाती हुई बोली, अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके पैर में कसकर क्रैप बैंडेज बांध दिया। दोनों उसे लेकर अस्पताल गए। एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं आया, मोच आ गई थी। डॉक्टर ने कुछ दिन बिल्कुल आराम करने के लिए कह दिया। सब कुछ कराकर उसे घर छोड़कर अनिक ऑफिस चला गया, लेकिन परी थोड़ी देर के बाद उसके पास जाकर बैठ गई। तू ऑफिस नहीं गई? वह आश्चर्य से पूछने लगी। नहीं माँ, ऐसी हालत में आपको छोड़कर ऑफिस कैसे चली जाऊं मैं? फिलहाल कुछ दिन की छुट्टी ले ली मैंने। फिर पापा भी तो आ जाएंगे ना आज, ऐसे में खाना भी कैसे बनाएंगे आप? कुछ न बोला गया शारदा से। मन भर आया और आंखें भी। विकास के डर पर दिल के उद्गार भारी पड़ गए। मेरी बेटी होती तो ऐसी होती, उसने सोचा। नहीं नहीं, ऐसी क्यों, बल्कि यही है मेरी बेटी। उसने परी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। परी ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखा, पर शारदा की आंखों में वात्सल्य का अनंत महासागर हिलोरे ले रहा था। वह हुलसकर शारदा की बाहों में समा गई। शारदा का सालों का सपना पूरा हो गया था। परी ने उसके घर और उसके दिल में तो प्रवेश पा लिया था, पर विकास के दिल में प्रवेश पाना टेढ़ी खीर थी। रात की ट्रेन से विकास आए। शारदा के पैर में पट्टी बंधी देखकर परेशान हो गए, पर शारदा के चेहरे पर दर्द और परेशानी का नामो निशान भी नहीं था।
वह आराम से पलंग पर पीछे तकिया लगाकर पीठ टिकाए बैठी मुस्कुरा रही थी। न यह शिकायत कि एक हफ्ता तुम्हारे बिना मन नहीं लगा और न और कुछ तो गड़बड़ है। विकास अपनी उधेड़ बुन में कपड़े बदल कर नहाने चले गए। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटे तो पूछने लगे, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हारे पाँव में? बिल्कुल नहीं, शारदा मुस्कुराते हुए बोली। कुछ खाना तो नहीं बना होगा ना, बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देखा तो परी 2 प्लेटों में खाना लिए खड़ी थी। मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी, एक प्लेट शारदा को पकड़ा दी बिना झिझके। विकास से बिना डरे शारदा ने प्लेट पकड़ ली। विकास आश्चर्य से परी को देख रहे थे। परी ने झिझकते हुए दूसरी प्लेट साइड टेबल पर रखी और वापस चली गई। शारदा इत्मीनान से खाना खाने लगी। तुम कब से खाना खाने लगी हो इसके हाथ का? विकास के स्वर में क्रोध भरा था। तरीके से बात करो विकास, वह तुम्हारे बेटे की पत्नी है और इस घर की बहू। अब जो जाति हमारी वही उसकी, शारदा तनिक रोष में बोली। विकास ठगे से शारदा को देखने लगे। हाँ हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? ब्याह शादियों में जाते हो, खाना बनाने वालों का, स्नैक्स सर्व करने वाले वेटरों की जाति पूछी है कभी तुमने? सड़क मार्गों से लंबी लंबी यात्राएं करते हो, ऑफिशियल दौरों के लिए रास्ते भर रुकते खाते पीते जाते हो कि वहां पर सबकी जाति पूछ कर ही खाते पीते हो? उन सबकी जाति पूछ लो, अगर वे सब ऊंची जाति के हो तो मैं अपनी ऐसी सुगढ़ सहज और प्यारी बहू के हाथों का खाना बंद कर दूंगी, वादा है तुमसे। पर तब तक तो मुझे टोकना मत, कहकर शारदा मजे से खाना खाने लगी। विकास थोड़ी देर तक किम कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। शारदा के तर्कों में दम था तो सही। शारदा अधिकतर उनकी बात हंसी खुशी मान जाती थी, पर जब वह किसी बात पर अड़ती थी तो उसे डिगाना मुश्किल होता था। वे खड़े खड़े सोचते रहे, बात तो सच है, इतनी जगह खाना खाते हैं, क्या जाति पूछकर? फिर परी तो उनकी बहू है। बेटे ने, शारदा ने, दोनों ने उसे सहज अपना लिया। उनकी वंशवेल उसी से तो आगे बढ़ेगी और झूठे दंभ और झूठी जिद के कारण वे उसे अपना नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खाने की प्लेट उठाई और शारदा के बगल में बैठ गए। पल भर के लिए दोनों की नजरें टकराई। विकास ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। अंदर की मुस्कुराहट अंदर ही दबाए शारदा चुपचाप खाना खाती रही। दोनों ने खाना खत्म किया ही था कि परी फिर आ गई। माँ कुछ चाहिए तो नहीं? पर फिर पापा को देखकर वह अचंभित सी हो गई। बिना उन्हें छेड़े चुपचाप वापस लौट गई। रुको परी, विकास अपनी जगह पर खड़े हो गए। बहुत अच्छा खाना बनाया बेटा तुमने। इंजीनियरिंग करते करते कैसे सीख लिया इतना सब कुछ? हतप्रभ सी होकर परी वहीं खड़ी रह गई। उससे यह सब संभल नहीं पा रहा था। बहुत खुश होकर बोली, आपको अच्छा लगा पापा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, इसलिए नेक तो बनता है तुम्हारा। विकास ने अलमारी से कुछ रुपए निकालकर परी के हाथ में धर दिए। माँ पापा की तरफ से अपने लिए कुछ ले लेना। जी पापा, कहते कहते भरी भरी आंखों से परी उनके पैरों में झुक गई। विकास ने झुकी हुई परी को उठाकर सीने से लगा लिया। माफी चाहता हूँ तुमसे बेटा, कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो जाती है। नहीं पापा, कुछ मत बोलिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। जाति को लेकर बिना कोई तर्क वितर्क किए परी ने विकास के ठाकुरवाद के किले को फतह कर लिया था। दोनों पिता पुत्री सजल नेत्रों से गले से लिपटे हुए थे। तभी अनिक परी को ढूंढता हुआ नीचे उतर आया। कमरे में आया तो पिता पुत्री को गले लगे देखा। प्रश्नवाचक दृष्टि मां पर डाली, पर वहां भी सजल मुस्कुराहट में सारे उत्तर थे। गर्दन हिलाता हुआ वह भी मुस्कुरा दिया और वो भी जाकर अपने पापा के गले से लिपट गया। बोला, बेटी को गले से लगा लिया, मुझे भी तो गले लगाओ। ये कहकर गले से लगकर उनको एक चुम्मी देकर वह उल्टे पैरों वापस लौट गया, शायद ऊपर से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर नीचे लाने के लिए। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।